नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना डिजिटल अड्डा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो दोबारा से युद्ध शुरू हो गया है और शांति वार्ता फेल हो गई है, सीज फायर रुक गया है या कहें कि विफल हो गया है। इसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं उस पे आज हम चर्चा करेंगे और आपके लिए इस पूरे मुद्दे को एनालाइज करेंगे कि आखिरकार यह सीज फायर क्यों टूटा और इसके पीछे का रीजन क्या था। देखिए, जब पहले ये युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की पूरी घेराबंदी करने के बाद वहां पे एक सीमित हमले किए थे। उन्हें टारगेट पहले से पता थे, उन्होंने रेकी कर रखी थी। उनके टारगेट में बड़े-बड़े नेता थे, कुछ ऑफिस थे, कुछ मिलिट्री बेसेस थे। वहां पे अटैक किए गए, सफलता मिली, खामनेई जैसे बड़े नेता मारे गए और ईरान की जो आर्मी है उससे जुड़े हुए काफी बड़े कमांडर वगैरह सब मारे गए। और अमेरिका ने दावा किया कि अब मारने के लिए ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। ऑलमोस्ट उन्होंने उनके सारे जहाज नष्ट कर दिए हैं, नेवी लगभग लगभग खत्म कर दी है। वहीं इजराइल भी लगातार ताबड़तोड़ हमले कर ही रहा था। इसी बीच में सीज फायर का ऐलान होता है। अमेरिका कहता है कि हमारी और ईरान की लगातार चर्चा चल रही है, आगे बातचीत हो रही है और अभी हम शांति समझौतों को आगे कायम रखेंगे और सीज फायर हम दोनों सीज फायर के लिए तैयार है और अभी हमारे बीच कोई वार नहीं होगा। काफी दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर कि सीज फायर यूं ही बना रहे, हमला ना हो, युद्ध ना हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ फंस रही थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ फंस रही थी, हार्मोज स्टेट जो है, जल मध्य, जहाँ से जहाजों का आना जाना होता है। ईरान के अलावा और कई सारे देशों का क्रूड ऑयल निर्यात आयात सब वहीं से होता है। तो इस रास्ते को ईरान ने एक तरीके से ब्लॉक कर रखा था। अमेरिका चाह कर भी उसे ओपन नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि इसको समझते हैं जो ये जल क्षेत्र है ईरान से होता हुआ फारस की खाड़ी की तरफ जाता है और वहां पे लगभग ये क्लोज्ड है। तो एक पतला गलियारा ईरान के पास से निकलता है, गुजरता है, जिसको वो बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और ईरान कोई बहुत छोटा देश नहीं है जो आसानी से किसी के कब्जे में आ जाए। वहां पे छुपने के लिए, भागने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारे जंगल और पहाड़ी क्षेत्र मौजूद हैं और खास करके वहां पे जो रेगिस्तानी पहाड़ हैं, बंजर इलाके हैं, वहां पे युद्ध लड़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो दूसरे देश मिसाइल हमला कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उतर कर अपनी आर्मी द्वारा ऑपरेशन चलाना एक बहुत ही कठिन, परिश्रम भरा काम हो सकता है। हालांकि अमेरिका, यूएस के पास और नेटो के पास ये काबिलियत है, उन्होंने अफगानिस्तान जैसी पथरीली और बेहद पेचीदी जगह में भी युद्ध किया है और वहां पे कब्जा भी किया है। लेकिन इन सब पे खर्च बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, खर्चा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और अमेरिका शायद इतना खर्च करने की स्थिति में नहीं है। वह नहीं चाहता कि जो खर्च मैं कर रहा हूं उसके एवज में उसकी भरपाई करना भी मुमकिन है या नहीं। अमेरिका तो चलो ठीक है, वो तो अपना घाटा और मुनाफा देख रहा है, लेकिन इजराइल इजराइल को टेंशन है कि अगर ईरान रहा तो उसका अस्तित्व जरूर नहीं रहेगा। ये इजराइल का अपना एक टेंशन है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईरान भी बोलता है मैं रहूंगा तो इजराइल नहीं रहेगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक म्यान दो तलवारें हैं, जो एक ही म्यान में रहने के प्रयास में है और उनमें से कोई एक ही रहना चाहता है, दोनों तो रह नहीं सकते। क्योंकि इजराइल जब भी अपने पे ध्यान देता है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है, अपने बिजनेस को, अपनी तरक्की को देखता है, उसी वक्त ईरान उस पे आतंकवादी हमले करवाता है। उसके चारों तरफ उसने बहुत सारे आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए हैं। तो जब ईरान ने इतने सारे आतंकवादी संगठन बना रखे हैं, गाजा, फलिस्तीन, लेबनान और ना जाने आसपास के जितने भी देश हैं, यहाँ तक कि सीरिया हो गया या फिर आपका यमन हो गया, हर जगह ईरान के पाले हुए आतंकवादियों का एक बड़ा गिरोह काम करता है, बड़ा संगठन काम करता है। और ईरान जब चाहे रिमोट की तरह इन्हें इस्तेमाल करता है और इजराइल पे हमले करवा देता है। अब इजराइल भी लगातार थक चुका है, कब तक हमले बर्दाश्त करे, कब तक जवाब देता रहे। उसने भी सोचा है कि युद्ध शुरू हुआ है तो ये किसी न किसी नतीजे तक पहुंचे। नतीजा कुछ भी हो, हम रहें या तो वो रहे। ऐसा ना हो कि वो भी रहे और हम भी रहें और ये झगड़ा यूं ही चलता रहे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, समझने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि इजराइल यहूदी धर्म को मानता है
और ईरान इस्लाम धर्म को मानता है। यहूदी धर्म, अगर हम इस्लाम, ईसाई और यहूदी इन तीनों की बात करें तो इनमें से सबसे पुराना यहूदी धर्म है। सबसे पहले यहूदी ही रहा करते थे। उसके बाद जब मोहम्मद साहब आए, इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, कुरान वगैरह का निर्माण होता है इसी वक्त में। धीरे-धीरे इस्लामिक कट्टरपंथी लोग सत्ता में आते हैं और वह चारों तरफ युद्ध कर करके अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं। उसी वक्त यहूदी इन लोगों को शरण देते हैं और धीरे-धीरे करके इनकी तादाद इतनी हो जाती है कि यहूदी खुद शरणार्थी बन जाते हैं। इसका उदाहरण आप अपने देश भारत से ले सकते हैं। ऐसे कई कस्बे, कई शहर, कई मोहल्ले मिल जाएँगे। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, तो यकीनन आपको ये पता होगा, अगर आप मुस्लिम इलाकों में रहते हैं, कि जहाँ पर ये लोग 50 थे, आज 1000, 500, 2000 हो गए हैं और हिंदू या तो बराबर है या तो घट गया है। दूसरा एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जहाँ पे जिस मोहल्ले में ये लोग रहते हैं, वहाँ पे दूसरी कास्ट के लोगों का रहना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि त्योहार आप देखते हैं, बकरीद वगैरह कितने खून भरे त्योहार होते हैं और ये उस वक्त शक्ति प्रदर्शन का दिखावा भी करते हैं, जो कि समाज के लिए उचित नहीं है। और वहीं पे आप एक डर वाले माहौल पे होली, दिवाली जैसा त्योहार भी नहीं मना सकते। ऐसे में आप उस जगह को छोड़ ही देते हैं। वही आपके लिए शायद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भारत से ही कंपेयर कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ईरान और इज़राइल की आपस में बनती नहीं है। क्योंकि ईरान चाहता है कि सिर्फ इस्लाम रहे और इज़राइल चाहता है कि अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो ये तो पक्का है कि आज नहीं तो कल हमारा अस्तित्व ये लोग मिटा देंगे। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो अस्तित्व की है और आपको अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। या तो फिर आप अपना अस्तित्व मिटा दो खुद के हाथों, या तो इतने कमजोर हो जाओ कि कोई दूसरा आपको मिटा दे, या तो फिर आप इतने ताकतवर बनो, इतनी क्षमता रखो कि आपका अस्तित्व कोई मिटा ना सके। तो यहाँ पे ये कई सारी चीजें समझने वाली हैं और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे यहाँ पे जो मौलाना है, कट्टरपंथी मौलाना जो भाषण वगैरह देते रहते हैं, वो बोलते हैं कि जिक्र करते हैं 1948 वगैरह में कि फलस्तीन को काट कर इजराइल बनाया गया और ये गलत है, मुसलमानों की जगह है, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि आप और 300-400 साल पीछे चले जाओ तो वह जगह वापस यहूदियों की ही थी। वहां पे कोई फलस्तीन नहीं था, कोई इस्लामिक देश नहीं था, पूरा का पूरा इलाका यहूदियों का ही था। और ये कोई माने ना माने, लेकिन ये 100% सच है। तो ईरान का क्या लेना देना है, क्यों वह इजराइल को खत्म करना चाहता है? यह परेशानी केवल ईरान की नहीं है। हर एक वह व्यक्ति जो इस खास समुदाय से जुड़ा हुआ है, वह यही सोचता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही रहे और कोई ना रहे। यहाँ तक कि जहाँ पे दूसरे धर्म नहीं है, केवल यही है, वहां पर भी इनमें से जिसका वर्चस्व ज्यादा है वो सोचता है मैं ही रहूं, बाकी कोई ना रहे। तो इनसे किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, ना पड़ोसी की, ना किसी दूसरे धर्म वाले की, ना इस्लामिक देश को किसी दूसरे देश की तरक्की बर्दाश्त होती। यहाँ तक कि खुद ईरान को अरब कंट्री के जो दूसरे इस्लामिक रईस देश है उनकी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। वो भी सोचता है तेल मेरे पास है तो मैं भी इतना अमीर बनूं। लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं है। सऊदी अरब ने तो नहीं पाले अपने चारों तरफ आतंकवादी, उन्होंने तो नहीं हमला करना शुरू कर दिया हर जगह। वहीं पे तुम लोगों ने तो हर जगह अपने आतंकवादी पाल रखे हैं। इजराइल के चारों तरफ बड़े बड़े आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए हैं। तो क्यों ना इजराइल अपनी रक्षा करे, वो तो करेगा। अमेरिका साथ दे या ना दे, इजराइल तो अपनी रक्षा करेगा ही करेगा। उसकी मजबूरी है, क्या वो खुद को मिटा देगा? मिटाएगा नहीं, वो है अपनी रक्षा करेगा। तो बात हो रही थी कि आखिरकार ये मिडिल ईस्ट में दोबारा वार क्यों स्टार्ट हो गया। इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका बहुत ज्यादा टाइम खींच रहा है, तैयारी का मौका दे रहा है और ईरान अपने आप को दोबारा से इतना मजबूत कर लेगा कि वह फिर कुछ महीनों या सालों तक युद्ध कर सकता है। अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका सोच रहा था कि हम ऐसा दबाव बनाएं, ऐसा प्रेशर बनाएं, कुछ ऐसा करें कि धीरे धीरे करके ये खुद ही पीछे हट जाए, शांति समझौते के लिए तैयार हो जाए और जो मेन मुद्दा है कि परमाणु हथियार और यूरेनियम हमें सौंप दे, उस पर राजी हो जाए।
इजराइल टाइम नहीं देना चाहता था। अमेरिका सोच रहा था ये सरेंडर कर दे। वहाँ ईरान की अलग ही रणनीति है। अब ईरान की देखिए समस्या क्या है। ईरान में समस्या यह है कि उसके पास पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी कमी है। पढ़ लिख तो ऐसे भी कहीं पढ़ने लिखने का उनके पास जुगाड़ ही नहीं है। चारों तरफ तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, विदेशों की शिक्षा मिलती नहीं है। ना तो उनके यहाँ एयरलाइंस है, ना कोई व्यवस्था है। बस वहीं का वहीं जो भी इस्लामिक पढ़ाई पढ़ते हैं वो लोग, वही जो कुरान में है और जो पुरानी कट्टरता से भरी हुई चीजें वही पढ़ते हैं। बाहर का उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग फैसले नहीं ले पाते। अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा देश का नागरिक या कमांडो या सैनिक होता या प्रशासन होता, तो वह रिसर्च करता, सोचता कि इससे आगे 100 साल होने वाले नुकसान क्या हैं। आखिरकार वह आसानी से जिंदा रह सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, अपने को ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो इस्लाम के लिए लड़ना है। उन्हें हर जगह इस्लाम फैलाना है, इजराइल को खत्म करना है। इजराइल खत्म हो जाएगा तो कल को इंडिया को खत्म करना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ईरान भारत का बहुत बड़ा दोस्त है। जब जब भारत उसको मदद करता है या भारत से उसको कोई आर्थिक फायदा होता है तभी तक के लिए दोस्त है। जिस दिन वो अपने पैर में खड़ा हो जाएगा और जिस दिन वह ये समझ जाएगा कि मेरी पावर अब इतनी है कि मैं खुद के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ, वह भारत से ज्यादा पाकिस्तान का हितैषी बन जाएगा। और बना ही है, कोई इसमें छुपी बात नहीं है। अभी भी जितने समझौते होते हैं वो सब करवाने के लिए वह पाकिस्तान को ही पकड़ता है। तो एक ना समझ, मतलब ना समझ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रशासन नहीं है वहाँ पे। एजुकेशन कोई खास मायने नहीं रखती है मिलिट्री वगैरह में भर्ती होने के लिए। बस गोली चलाना मेन सीखना होता है वहाँ पे। और ये लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, क्योंकि हिंदी समझ सकते हैं, चाइनीज तो समझ नहीं सकते। भले ही उनका गहरा दोस्त चाइना हो, लेकिन चाइना सिर्फ फायदा देखता है और उसका किसी भी तरह से इमोशनल लेना देना किसी के साथ नहीं रहता। तो जब यहाँ के 40 करोड़ मुसलमान सोशल मीडिया में उकसावे भरी पोस्ट करते हैं कि ईरान को युद्ध करना चाहिए, इजराइल को मिटा देना चाहिए, तो इसका कहीं ना कहीं असर वहाँ के ना पढ़े लिखे प्रशासन के ऊपर भी पड़ता है और वह जोश में आ जाते हैं और अपना भविष्य भूल जाते हैं। हालांकि वह चाहते तो युद्ध ना करते, यूरेनियम सौंप देते। उसके बाद जैसे अरब कंट्री ग्रोथ कर रहा है, उसके पास भी तो नहीं है परमाणु। क्या सऊदी अरब के पास परमाणु है? क्या कतर के पास है? क्या और जितने भी इस्लामिक देश हैं जो बहुत रईस हैं, कुवैत वगैरह, क्या उनके पास है क्या परमाणु बम? नहीं है। दुनिया से मिलजुल कर वो अच्छे से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। आज उनके पास अमेरिका से भी ज्यादा पैसा है। लेकिन नहीं, इसको तो मसीहा बनना है। ईरान और तुर्की को मसीहा बनना है, इस्लामिक देशों का मसीहा। कि दुनिया डंका बजा के बोले कि नहीं, यही गॉड फादर हैं, यही अल्लाह हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो वहाँ का सर्वोच्च नेता होता है, जैसे खामनेई था, अभी तो मुर्तजा बता रहे हैं कि हैं, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं है, जानकारी स्पष्ट नहीं है, नहीं कह सकते, किसी ने उसका कोई वीडियो देखा नहीं है। तो ये लोग मसीहा और अल्लाह भगवान बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनके एक इशारे पे पब्लिक चले। पब्लिक भी अब वहाँ की एजुकेशनल है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, कट्टरपन ही वहाँ की पब्लिक को भी सीखने को मिलता है। बाहर वो भी जा नहीं सकते, ना इतना रुपया पैसा कुछ है नहीं। तो वैसे ही उनकी भी विचारधारा बनी रहती है, बस वही कट्टरता वाली। उसी का फायदा उठाते हैं उनके सर्वोच्च नेता। जब जी चाहा किसी पैरा ओलंपिक हो या कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो या किसी टीम का कैप्टन हो या गोल्ड मेडलिस्ट हो, कोई भी हो, जब चाहा फांसी पे चढ़ा दो बस। केवल सरकार का डर बना रहना चाहिए, सर्वोच्च नेता का डर बना रहना चाहिए। और ना जाने कितने लोग भेड़ बकरी की तरह वहां बेबुनियाद में मारे जाते हैं। औरतों को अधिकार, वाह कितने अधिकार मिले हैं। ये तो हमारे जो पटना वाले खान सर हैं उनसे कोई पूछ लेना। उन्होंने बताया कि वहाँ की औरतें कितनी जाबाज हैं और खुद से बुर्का पहनती हैं। उनका वहाँ पे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। कभी वो वीडियो उठा के भी देखो जब वहाँ की औरतों की शादी, 17 साल की लड़की की शादी 76 साल के बुढ़े के साथ करवा दी जाती है। और उसके बाद भी अगर वह बुढ़ा सीढ़ियों से फिसल कर मर गया, इल्जाम पत्नी पे आता है और खुलेआम उसे फांसी पे टांग दिया जाता है। ये आज़ादी है वहाँ महिलाओं की। तो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान को कच्चा छोड़ा जाए, इसीलिए वह लगातार लेबनान पे हमले कर रहा था, वहां से आतंकवादियों का सफाया कर रहा था। और लेबनान के आतंकवादी और मिडिल ईस्ट में जितने भी देशों में आतंकवादी सक्रिय हैं, उनका मसीहा ईरान है। और उसकी दुखती नस पे पैर रखने के बराबर हो जाता है इन देशों के ऊपर किसी भी तरह का हमला करना।
वह आतंकवादियों को बचाना चाहता है, बदले में खुद मिट जाना चाहता है। अमेरिका तो बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन इजराइल नहीं करना चाह रहा था। हालांकि इजराइल सीधे ईरान पे हमले नहीं कर रहा था, लेकिन ईरान को अपने पालतू पिल्ले आतंकवादियों को बचाना है, इसलिए उसने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। अब इजराइल पलटवार कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध जल्दी रुकने वाला है। और आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध रुकना चाहिए? क्या ईरान को यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि ईरान कट्टर है या नहीं है? क्या ईरान खतरनाक नहीं है हमारे लिए? जैसे भी राय हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और हमारी हर ट्रेंडिंग मुद्दे पर वीडियो आती रहती हैं। कोई भी देश का ट्रेंडिंग या विदेशों का या दुनिया का ट्रेंडिंग मुद्दा उस पर वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ ही। मिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।